अच्छा बच्चों, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को। हाँ जी। अब हम आ गए थे इसके साइंस और सिम्टम्स की तरफ। साइंस और सिम्टम्स वही आएंगे सेम एसिडोसिस वाले जो आप रिस्पायरेटरी में देख कर आ रहे हो। ठीक है, थोड़े बहुत डिफर जरूर करेंगे क्योंकि कॉज डिफरेंट है, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम जो एसिडिक कंडीशन की वजह से आपकी बॉडी में एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से आते हैं वो सेम रहेंगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत फर्क आएगा कॉज की वजह से वो इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम पैटर्न पे आएगा। जैसे कि वहां पे आप क्या देख रहे थे, वहां पे शैलो ब्रीथिंग थी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉस्मोल कीन रिस्पायरेशन है। आपको मैंने ये बताया था टाइप 1 में कॉस्मोल कीन रिस्पायरेशन क्या होती है, डीप ब्रीथिंग होती है। डीप ब्रीथिंग ताकि आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। ठीक है, ये अब किस वजह से हो रहा है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे। क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा रहा है एसिड को, तो उसकी कंपनसेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम करेगा। और किस तरीके से करेगा, डीप ब्रीथिंग करके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाए। तो ये एक सिम्टम देखने को मिलेगा कि बहुत तेज और डीप ब्रीथिंग करेगा वो पेशेंट। ठीक है, बाकी सारे सिम्टम्स वही सेम होंगे। लैब फाइंडिंग में फर्क आएगा किस तरीके से। अब देखो, डिक्रीज इन पीएच तो सेम आएगा, लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, फर्क आएगा कि डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट आइंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वहां पे आपने देखा था कि कंपनसेशन के तौर पे आपके पास बाइकार्बोनेट आइंस ज्यादा आ रहे थे। किधर गया, ये देखें, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे। ये कंपनसेशन के तौर पे। लेकिन यहीं से बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि अब ये रिस्पायरेटरी है कि ये मेटाबॉलिक है। अब अब यहाँ पे अब आप आ जाओ, यहाँ पे डिक्रीज बाइकार्बोनेट आइंस आएंगे। अब डिक्रीज किस वजह से, कॉज ही उसका यही है कि अगर आपके बाइकार्बोनेट आयन रिड्यूस हो रहे हैं तो रिलेटिवली क्या होगा कि आपकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा इंक्रीज्ड एनाइन गैप। इंक्रीज्ड एनाइन गैप का क्या मतलब होता है, एनाइन गैप का मतलब ये होता है कि आपके पॉजिटिव आइंस और आपके नेगेटिव आइंस का जो लेवल है आपकी बॉडी में, अगर न्यूट्रल लेवल एक्वायर किया हुआ है तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस को, कैटाइंस को और एनाइंस को इक्वल होना चाहिए। तभी आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता जब आप मेजर करते हो। वो क्यों नहीं होता, उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। आपकी बॉडी के भी कॉजेज हो सकते हैं कुछ थोड़े बहुत, लेकिन आपकी मशीन जिस पे आप चेक करते हो ना, थोड़े से उसके मसले होते हैं जिसकी वजह से एनाइन गैप नॉर्मली भी आता है। लेकिन आपकी बॉडी में ऐसे नहीं होगा, आपकी बॉडी में जो है उनका लेवल सेम होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन वो वैल्यू जो आपकी मशीन के डिफेक्ट की वजह से नॉर्मली रिपोर्ट में आती है, जिसको एनाइन गैप कहते हैं, उससे ज्यादा एनाइन गैप होगा, इंक्रीज्ड एनाइन गैप होगा। क्यों, क्योंकि आपके बाइकार्बोनेट जो है वो आपकी बॉडी से गए और इंक्रीज क्या हो गए, पॉजिटिव आइन हाइड्रोजन आइंस, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड एनाइन गैप शो होगा। ठीक है, अब एनाइन गैप जो होता है वो 6 to 12 होता है आई थिंक, तो यहाँ पे 12 से ज्यादा वैल्यू आएगी। एल्कलोसिस की तरफ आ जाओ। अगर हम एल्कलोसिस की तरफ आए तो एल्कलोसिस की भी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, रिस्पायरेटरी भी पढ़ी थी और मेटाबॉलिक भी पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से उसके डिपेंड कर रहा है कॉज क्या था, हम उसके सिम्टम्स देखेंगे और फिर हम उसकी लैब फाइंडिंग्स देखेंगे। अब सिम्टम्स देखो, हमने कहा था कि रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस तब होगी जब आपकी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो उसकी सांस है वो तेज तेज ले रहा है। ठीक है, तेज तेज सांस लेने के अमल की वजह से आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सहेल हो गई है और आपकी बॉडी में बेस का लेवल बढ़ गया है। अब वो कौन सी कंडीशन होगी, एंजाइटी की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, पैनिक अटैक्स है, हाइपर वेंटिलेशन होगी। क्यों, क्योंकि आपका जो ये सेंटर होता है रिस्पायरेटरी सेंटर वो आपके ब्रेन में है। जब वो आपके ब्रेन में है, इट मीन्स कि जब आपको इमोशनल कोई डिस्ट्रेस है तो आपका ब्रेन इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी रिस्पायरेटरी सेंटर बार बार मैसेज भेजता है और आपका जो बॉडी है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा तेज सांस लेने की कोशिश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड खाम खाई जो है जाया हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा हाइपोक्सीमिया है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, जब आप किसी हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो। ठीक है,
पहाड़ वगैरह पे या किसी ऊँची जगह पे, तब भी क्या हो सकता है कि आपकी जो साँस है वो तेज़ हो सकती है, हाइपर वेंटिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा बॉडी से जो है निकल जाती है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि फ़ीवर है, सेप्सिस है। इन कंडीशन में भी आपके जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उससे ज़्यादा मैसेज रिलीज़ होता है और हाइपर वेंटिलेशन होती है। प्रेगनेंसी की कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी में। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है ये रिस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा मैसेज जाते हैं आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को, और वहाँ से क्या होता है, तेज़ साँस का जो है अमल है वो जारी होता है। तब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, तब भी अल्कलोसिस की कंडीशन आती है। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स हैं, उनके यूज़ से यही कुछ होगा। तो जब आपकी बॉडी में बेस ज़्यादा है, अल्कली ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब आपको पैरेस्थीसिया होगा। पैरेस्थीसिया होता है आपके हाथ-पाँव का सुन्न हो जाना, ठीक है? एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस होना, टिंगलिंग होना, सुइयाँ चुभना या फिर सुन्न हो जाना, इसको कहते हैं पैरेस्थीसिया। रिस्पायरेटरी सिम्पटम में क्या होगा, रैपिड और डीप ब्रीथिंग, क्योंकि आपका ओरिजिन ही यहीं से है, ये हाइपरवेंटिलेशन की वज़ह से हो रहा है। उसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, डिज़ीनेस, लाइट हेडेडनेस, कार्डियोवास्कुलर सिम्पटम्स जो हमने पहले देखे थे ना, उसी से मिलते-जुलते सिम्पटम्स आएँगे, ठीक है? वो सिम्पटम्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इस सिम्पटम्स पे बेशक आप ज़्यादा ध्यान ना दो। आपका जो मेजर कंसर्न है वो आपकी लैब फाइंडिंग है। लैब फाइंडिंग किस तरीके से, अल्कलॉसिस है तो आपका जो पीएच है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है? अच्छा, अब क्यों इंक्रीज़ है? डिक्रीज़्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो डिक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है? 35 उसकी लोअर रेंज है, उससे भी कम हुआ होगा। जिसके नतीजे में कंपनसेशन के तौर पे आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि वो क्या करे, बाइकार्बोनेट आयन्स के जो आपके लेवल्स हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करे, ठीक है? अब वहाँ से क्या हो रहा है, अल्कली बढ़ी हुई है, तो यहाँ से आपकी बॉडी क्या कोशिश करेगी कि मेटाबॉलिज़्म आपके जो सॉरी आपका जो रीनल सिस्टम है, उसको यूज़ करके आपकी बाइकार्बोनेट आयन को डिक्रीज़ कर दे, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर हैं। तो अगर वहाँ से अल्कली बढ़ रही है, तो यहाँ से अल्कली को डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक? अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कि यहाँ पे जो अल्कली बढ़ रही है आपकी बॉडी में, उसका कॉज़ ही मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। अब वो कब-कब हो सकता है? वॉमिटिंग, किसी भी वजह से जो है वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी का एसिड है, वो उस वॉमिट की वज़ह से कम हो जाएगा, या गैस्ट्रिक सक्शनिंग है, ठीक है? वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एचसीएल है, आपका जो स्टमक एसिड है, वो एज़ सच नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता एसिड बेस बैलेंस में। लेकिन जब आपका ओवरऑल बॉडी में से एसिड कम हो रहा है, जो कि आपको चाहिए, तब अब इस एसिड के कम हो जाने की वज़ह से आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। ठीक? तो क्या होगा, या गैस्ट्रिक सक्शनिंग है, ये एक प्रोसेस है, ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। तब भी क्या होगा, आपका जो एसिड है वो लॉस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। इसी तरीके से डाययूरेटिक्स, जो बंदे डाययूरेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या होती है, इंक्रीज़्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम होती है। इसको ज़रा समझिएगा, ठीक है? आप इलेक्ट्रोलाइट में भी जब पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी ये आपका काम आएगा। जब भी आपकी बॉडी में हाइपोकैलीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल का नॉर्मल से कम हो जाना, ठीक है? जब पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी आपकी बॉडी से, तो उसके लेवल कम होंगे। तो जब-जब कम होंगे, तो आप याद रखें कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन आएगी। सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे ये एसिडोसिस भी कॉज़ कर सकता है, लेकिन आपने मेनली याद रखना है कि एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ना आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? कुछ प्रोसेसेस हैं। या तो मैं ये सोच रही हूँ, ये मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में ही बताऊँ, वरना ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैंने इसको खत्म कराना है। तो फिलहाल के लिए आप यही याद रख लें, ठीक है? ओवर यूज़ ऑफ एंटासिड। अब एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने सीने की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, जलन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? वो पर्सन जो कि एसिडिटी का शिकार होते हैं, वो कुछ चीज़ें लेते हैं जिनको एंटासिड कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है एंटी एसिड। ये बेसेस होती हैं और ये क्या करते हैं, जाके एसिड को न्यूट्रलाइज़ करती हैं। अब एंटासिड में बाइकार्बोनेट होता है,
तो जब वो पर्सन जो ओवर यूज़ ऑफ एंटासिड करते हैं, उसमें बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। वो भी मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस कर सकता है, ठीक है? आपने बुक से ये नहीं करना, बुक से आपको समझ नहीं आएगा। आप कोशिश करें यही पीडीएफ कर लें, आपका इनफ है। अच्छा, फिर वही बात हाइपोकैलेमिया जब भी होगा, तो वो आपको मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस कराएगा, ठीक है? इसके अलावा अब ये जो कांसेप्ट है हाइपोकैलेमिया और ये जो कांसेप्ट है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। किस तरीके से कि जब भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुशिंग सिंड्रोम को अगर हम देख लें, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट की रिटेंशन होगी और बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस होगी, न्यू सिंथेसिस, ठीक है? न्यूजेनेसिस। बाइक आपकी बॉडी जब ये सेंस करेगी कि पोटेशियम आपकी बॉडी से एक्सेसिवली लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है या इसकी वजह से भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बढ़ सकते हैं, ठीक है? और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज़ है, तो आपकी बॉडी बाइकार्बोनेट आयन्स को जो है रिटेन करेगी और उसके अलावा अम्योनियोजेनेसिस करेगी आपकी किडनी, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? जिसकी वजह से अल्कलॉसिस होगी। ये कांसेप्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैंने एक दफ़ा बता ज़रूर दिया है, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट में इसको मज़ीद जो है क्लियर कर दूँगी। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम, यही ऊपर वाली बात दोबारा से आ गई है कि किस तरीके से जो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बढ़ने से और हाइपोकैलेमिया की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो जाती है। साइन्स और सिम्पटम्स क्या होंगे? न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आएँगे, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स आएँगे, ठीक है? जो कार्डियोवास्कुलर सिम्पटम्स आएँगे और जीआईटी के, जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं। क्या ट्विचिंग ऑफ मसल्स हो जाना, टेटनी जैसे सिम्पटम्स आएँगे। दूसरा क्या होगा? पैरेस्थीसिया, हाथ-पाँव का सुन्न हो जाना होगा। कार्डियोवास्कुलर सिम्पटम्स में एरिथमियाज़ होगी, पाल्पिटेशंस होंगी, ठीक है? ये सारा कुछ होगा। यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? लैब फाइंडिंग, क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस है। अल्कलॉसिस की वजह से पीएच तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन क्योंकि मेटाबॉलिक है, तो हमने बाकी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना होगा, ठीक है? अब आपने पढ़ा था कि एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट एज़ अ होल डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया हुआ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है? उसके अलावा आपके जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, उसके लेवल इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? बाइकार्बोनेट आयन्स के लेवल इंक्रीज़ होना क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस है, ठीक? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो? बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ है? आपकी वो आयन रकम दोबारा बता दें। कौन-सा वाला? आयन गैप वाला। आप टाइप कर देंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। आयन गैप वाला, अच्छा। ज़ैनब होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रैलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपके जो कैटायन्स हैं और एनायन्स हैं, इसको इक्वल लेवल में होना चाहिए, ऐसे ना? लेकिन आप जब मेज़र करते हो मशीन में, जब सीरम का सैंपल लगाते हो, तो आपकी जो लेवल्स हैं वो कभी भी आपको सेम नहीं देता, इक्वल नहीं देता। हमेशा जो है वो आपको ये दिखाएगा कि आपकी बॉडी में गैप है, कैटायन्स और एनायन्स के बीच में। नॉर्मल बात कर रही हूँ, किसी भी मैं बीमारी की बात नहीं कर रही, ठीक है? क्यों दिखाता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव आयन्स हैं जिसको आपकी मशीन मेज़र नहीं कर पाती, ठीक? अब तक जो मशीन्स हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझा भी दूँगी। अच्छा, अब वो क्योंकि मेज़र नहीं कर पाती तो ये मशीन का डिफेक्ट है। इसके लिए कैलकुलेशंस मौजूद होती हैं। तो वो क्या होता है, वो ये बताती हैं कि इतना अगर एनाइन गैप आपकी मशीन शो कर रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी ठीक है, ओके जा रही है। जो आपके एनाइन्स हैं और कैटाइन्स हैं वो इक्वल लेवल पे हैं। जो अगर गैप आ रहा है तो वो आपकी मशीन का फ़ॉल्ट है। लेकिन अगर उस गैप से ज़्यादा, जो आपका एनाइन गैप नॉर्मली है मशीन डिफेक्ट की वज़ह से, उससे ज़्यादा अगर एनाइन गैप आ रहा है, इट मीन्स कि आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हैं और आपकी जो पीएच है वो डिस्टर्ब है। ठीक है? अब आपको बात ये समझ आई है? अब देखो, आपने अल्कलॉसिस में क्या पढ़ा कि बाइकार्बोनेट आयन का लॉस है। उस लॉस की वज़ह से क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन्स हैं या बाकी एनाइन्स और कैटायन्स हैं, उसके लेवल डिस्टर्ब हो गए हैं।
अब आप जो मेजर करोगे तो आपकी मशीन आपको इंक्रीज्ड एनाइन गैप देगी, मतलब जो नॉर्मल जितना गैप देती है उससे ज्यादा गैप शो करेगी। क्यों? क्योंकि आपके आयंस जो हैं वो लॉस हो रहे हैं। ये बात अब समझ आई है ज़ैनब आपको? नहीं समझ आई तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी, ठीक है? और अगर इस लेक्चर में थोड़ा सा किसी को मसला हो रहा हो, क्योंकि ये मिक्स होने वाली चीजें हैं, तो मैं ये लेक्चर शेयर भी कर दूंगी। मुझे ना डीएम कर दीजिएगा जिस जिसको चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मली आपकी बॉडी किस तरीके से आपकी पीएच को मेंटेन किए हुई होती है। आपकी बॉडी किस तरीके से मेंटेन करती है आपकी पीएच को विद इन नैरो रेंज। नैरो रेंज क्या है? 7.35 से 7.45। तो 3 मैकेनिज्म हैं जो आपकी बॉडी यूज करती है। एक है बफर सिस्टम, ठीक है? लेक्चर लंबा हो गया इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इसको मैं वाइंड अप करूँ। बफर सिस्टम, बफर को यूज करते हुए, और दूसरा किधर गए हैं, आपकी रीनल रेगुलेशन है और आपकी रिस्पायरेटरी रेगुलेशन है। जो रीनल रेगुलेशन और रिस्पायरेटरी रेगुलेशन है वो आप लोग पढ़ चुके हो। जब आपको मैंने कंपनसेशन कराई है तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका रीनल और रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्ट करते हैं ताकि पीएच को चेंज ना होने दें। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल बफर सिस्टम हो गया, ठीक है? अब आप पढ़ चुके हो कि बफर्स क्या हैं। बफर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल चेंज को, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, कि पीएच को चेंज नहीं होने देना, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे होते हो जो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, ठीक है? तो उन थोड़ी बहुत चीज़ों के खाने से आपकी पीएच तो डिस्टर्ब हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग ये गोलगप्पे खाते हो तो खट्टा पानी पीते हो। खट्टे पानी में क्या होती है? खट्टी इमली होती है, खट्टी बनी हुई होती है, ठीक? अब वो जो टार्टेरिक एसिड है उस खट्टी इमली में, वो क्या है? आपके पीएच को डिस्टर्ब कर देना चाहिए। लेकिन इतनी थोड़ी मोटी चीज़ों से ना कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे ही ये थोड़ा-सा चेंज किया, आपकी बॉडी क्या करती है? इसको सेंस करती है और फौरन ही बफर सिस्टम या दूसरे जो सिस्टम्स हैं, वो क्या करते हैं? अलर्ट हो जाते हैं और फौरन से वो कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है? जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग कॉज़ ना मिले आपकी पीएच को चेंज करने का। किस तरीके से? अगर आपकी बॉडी में एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो बफर क्या करेंगे? उस बफर के अंदर अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके हाइड्रोजन आयन को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और एसिड को इंक्रीज़ नहीं होने देंगी। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अगर बेस इंक्रीज़ हो रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर उसी सेम बफर में क्या होगा? ये सलाहियत होगी कि वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर सके। तो जब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे, वो उस बेस के साथ मिलके उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है? बफर वो होता है जिसमें एसिड भी होती है और बेस भी होती है, इकट्ठे कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जब भी कोई पीएच चेंज हो किसी भी किस्म का, उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी में 3 किस्म के बफर मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर जो है, वो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है? उसके अलावा प्रोटीन बफर सिस्टम है। आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स हैं जो एक्ट कर रही हैं एज़ अ बफर। उन प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन है, ठीक है? अब उनमें क्या होता है कि इन प्रोटीन्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की। अब वो अमाइनो एसिड क्या करते हैं कि जैसे ही एक्ट करते हैं एज़ अ बफर, कि जैसे ही पीएच चेंज होने लगती है, जिस तरीके का माहौल है, उस तरीके की कंपनसेशन दे देते हैं, ठीक है? अगर एसिड बढ़ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे एब्ज़ॉर्ब करके, बेस बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करके, ठीक है? उसके अलावा फॉस्फेट बफर सिस्टम है। अब ये जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सेल के अंदर या आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है? आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, इसलिए ये इतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता, ठीक है? अब ये जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, इसमें 2 फॉर्म्स हैं फॉस्फेट आयन्स की, जो कि एज़ अ बफर काम कर रही हैं। वो कौन-कौन सी हैं? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन्स, ठीक है? ये 2 फॉर्म्स हैं, ये क्या करेंगी? एक्ट करेंगी एज़ अ बफर, लेकिन ये सिर्फ़ इंट्रासेलुलरली वर्क करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली नहीं करती, इसलिए ये बहुत ही माइनर कंट्रीब्यूशन अपनी देती हैं। उसके अलावा रिस्पिरेटरी रेगुलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन की वजह से होती है, ठीक है? और वो किस तरीके से होती है, वो सारा हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस में डीपली पढ़ चुके हैं।
उसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक और भी चीज़ है जो कि इसमें रोल प्ले करेगी, प्रोटीन है, ठीक है? अब वो जो प्रोटीन है वो हम प्रोटीन में बता चुके हैं कि किस तरीके से करती है, कि प्रोटीन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है जो एक्ट कर रहे हैं एज़ अ बफर, ठीक? अच्छा, उसके अलावा रीनल रेगुलेशन है, वो भी हम एसिड बेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से किडनी एसिड या बेस को जो है मेंटेन करने की कोशिश करती है, और अगर वो हद से ज़्यादा चेंज आ जाए, आपकी वो जो नैरो रेंज है उसको एक्सीड कर गया है वो चेंज, तो फिर क्या होता है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस है, तब भी आपकी बॉडी में यही रीनल सिस्टम, यही रिस्पायरेटरी सिस्टम एज़ अ कंपेंसेटरी सिस्टम काम करेंगे। अब बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ ना समझ आया हो? बच्चों कोई सवाल है? कुछ ना समझ आया हो? नहीं, आप ये सारा समझ आ गया। ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको मोटे-मोटे पॉइंट्स बता देती हूँ। हमने डिस्कस किया पीएच क्या होती है, पीएच किस तरीके से मेंटेन होती है, किस तरीके से मेंटेन होती है में हमने 3 सिस्टम पढ़े, रीनल सिस्टम, उसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके अलावा बफर सिस्टम, ठीक है? और फिर हमने पढ़ा कि ये मेंटेन करते हैं पीएच को विद इन नैरो रेंज। लेकिन अगर वो नैरो रेंज किसी स्ट्रॉन्ग कॉज़ की वज़ह से डिस्टॉर्ट हो गई है, आपकी पीएच इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है, तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस की कंडीशन आएगी। अब वो जो एसिडोसिस और अल्कलोसिस है, उसकी 2 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज़, और फिर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है? अब अगर यहाँ से कुछ ना समझ आए तो आप लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।